बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो हम हिटलर अंकल की कहानी सुना रहे थे आपको, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सारी घटनाएं हमने देखी कि कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। उसके बाद जर्मनी को बहुत आर्थिक संकट झेलना पड़ा। उसी बीच महामंदी के दौर से पूरा विश्व गुजरा और सब बेरोजगारी की चपेट में आए, है ना। ये सब हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में अब हिटलर भी साथ में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जो उदय है इसको हम पढ़ रहे थे, मेन हमारा यही था, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो हिटलर का जन्म 1989 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने जो प्रथम विश्व युद्ध था वो साथ में लड़ा था, ठीक है। तो उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और वह एक गरीब परिवार से था, एक बहुत गरीब, बेहद गरीब परिवार का युवा था और वह प्रथम विश्व युद्ध में फौज में भर्ती हो गया था और संदेश वाहक का काम किया था। उसने अग्रिम पंक्ति यानी फर्स्ट रो में मैसेज एक डिलीवर्ड करता था, ठीक है, संदेश वाहक का काम करता था। और उसने एक कॉर्पोरल बनाया, वो बाद में एक कॉर्पोरल भी बना और कई मेडल जीते उसने बहादुरी के लिए, उसको पुरस्कार भी मिले, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। लेकिन जब जर्मनी हार गई तो इसका उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा, उसको बहुत धक्का लगा। साथ ही साथ जो वर्साई की संधि हुई थी, जो अपमानजनक संधि हुई थी, उससे तो और ज्यादा वो उसका खून खौल उठा और उसने निर्णय किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। इसी के चलते उसने क्या किया कि 1999 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक छोटा सा समूह था, उसकी उसने सदस्यता ले ली, उसका मेंबर बन गया जर्मन वर्कर्स पार्टी का, ठीक है। धीरे धीरे उसने क्या किया, इस जर्मन वर्कर्स पार्टी को अपने नियंत्रण में लिया। वो पहले तो एक सदस्य बना था, धीरे धीरे उसने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, पूरा होल्ड उसका हो गया। उसके बाद उसने उसका नाम भी बदल दिया, है ना। उसका नाम जर्मन वर्कर पार्टी से बदलकर उसने उसका नाम जो है क्या रख दिया, उसने उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा? उसने नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, है ना। उसका उसने नाम बदलकर इस पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बना दिया और बाद में यही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो है वो नाजी पार्टी के नाम से जानी गई, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई का असफल प्रयास किया, जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से 1930 में जो ये नाजी खेमा था, ये लोगों को आकर्षित करने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जर्मनी जो है बहुत बुरी आर्थिक संकट में था, विश्व में वैश्विक मंदी चल रही थी। तो इसी के चलते इन्होंने क्या लोक लुभावन वादे किए, ये तो नाजीवादी थे और हिटलर ने वादे किए लोगों से कि ये लोग क्या करेंगे, अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये क्या करेंगे, ये बेरोजगारी खत्म करेंगे, आर्थिक संकट दूर करेंगे और जर्मनी का जो पराजय का बदला लेंगे, है ना, और जो अपमानजनक उसको संधि हुई है, वार्साई संधि, उसका बदला लेंगे। ये सब लोक लुभावने वादे इन्होंने लोगों से किए, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1929 में जो जर्मन संसद थी, जर्मन संसद जिसे क्या कहा जाता था, राइक्सटॉग, इस राइक्सटॉग के जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने हिस्सा लिया नाजीवादियों ने, ठीक है। तो शुरू में इनको कोई खास पसंद नहीं करता था और 1929 में इसमें इनको जब बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे, कितने वोट मिले थे इनको? मात्र 2.6% मिले थे, ठीक है। कितने? जर्मन संसद के चुनाव में मात्र कितने मिले? 2.6%। लेकिन 1932 तक यह एक बड़ी पार्टी बन गई थी, एक बड़ी पार्टी बन गई थी ना, बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी जर्मनी की, बड़ी पार्टी बन गई
और क्या हुआ, इसके साथ ही इसको जो है 1932 तक कितने वोट मिले, 37% वोट मिले संसद के चुनाव में। ठीक है, 37% वोट, यानी धीरे धीरे ये लोगों को आकर्षित करने में, क्योंकि जो हिटलर था उसकी भाषण शैली बहुत अच्छी थी। ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने में ये जानते थे कि हम प्रोपेगेंडा जितना फैलाएंगे, जितना प्रचार करेंगे, उतना ही फायदा होगा, लोग आकर्षित होंगे। तो इन्होंने अपनी जो नाथसीवादियों ने क्या किया कि नाथसीवाद को के समर्थन के लिए, हिटलर का समर्थन दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े आयोजन किए और लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए, गोलबंदी करने के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी विशाल रैलियां निकाली, आयोजन किए, सभा की और प्रचार किया। ठीक है, इसका आकर्षक जो व्यक्तित्व था हिटलर का, जो भाषण शैली थी, उसने लोगों को एक किया। दूसरा, उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि जर्मन लोगों की पराजय हो चुकी थी, उसका जो साम्राज्य था, उसकी प्रतिष्ठा थी, वो खो चुका था। तो जब इसने, हिटलर ने वादा किया कि भाई हम अपनी लौटी हुई प्रतिष्ठा वापस लाएंगे, है ना, और अपनी हार का बदला लेंगे, अपमानजनक जो शर्तें दी गई हैं उनको खत्म करेंगे और रोजगार दिलाएंगे। इतने अच्छे लोक लवन वादों से कोई भी आकर्षित हो सकता था, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो 37% वोट इसको 1932 तक मिले। ठीक है, इस प्रकार ये बड़ी पार्टी बन गई। ठीक, और इसकी जो रैलियां होती थी, हिटलर की नाथसीवादी पार्टी की जो रैलियां होती थी, उसमें स्वास्थ्य के लाल झंडे, है ना, लिए लोग खड़े रहते थे। ये शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था, कहीं ना कहीं विशाल रैलियां और झंडे। ठीक है, जो उनका सैल्यूट होता था, है ना, नाथसीवादियों का जो सैल्यूट होता था, वो सब एक विशाल प्रदर्शन था, अपना शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं लोगों के सामने। ठीक, फिर एक घटना घटी 30 जनवरी 1933 को, है ना, एक घटना घटी महत्वपूर्ण। 30 जनवरी 1933 को क्या किया कि जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे, जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। क्या बना दिया? चांसलर। ठीक है, क्योंकि उनकी पार्टी बहुत अच्छा वोट से जीती थी, है ना, तो उसको चांसलर बना दिया राष्ट्रपति ने। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि चांसलर का पद वहां पर बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत शक्तिशाली पद था, उसको बहुत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो जैसे ही ये जर्मन चांसलर बना हिटलर, वैसे ही उसने धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो थी उनको खत्म करना शुरू किया। धीरे धीरे सारी संस्थाएं जितनी भी थी सबको खत्म करना शुरू किया। और उसके इस काम में उसको एक फायदा मिली थी, एक अग्निकांड हुआ था, है ना, उस अग्निकांड से इसको और ज्यादा फायदा मिला। ये अग्निकांड कब हुआ था? ये अग्निकांड हुआ था 1933 में, है ना, एक 1933 में जर्मनी भवन में, जर्मन के जो संसद था उसमें आग लग गई थी, अग्निकांड हुआ था, जिससे इसको बहुत लाभ मिला था। और इसी के चलते इसने 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री यानी अग्नि अध्यादेश जारी किया था। फायर डिक्री कहा गया इससे, फायर डिक्री इसने जारी किया, है ना, जारी किया। और इसके चलते सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? प्रेस पर, प्रेस, है ना, अभिव्यक्ति, नागरिक कानून, नागरिक अधिकार, है ना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फायर डिक्री का जो अध्यादेश उसने जारी किया, जो जर्मन संसद के संसद भवन में आग लगी थी, रहस्यमय, जिसका पता नहीं चला था, उसके चलते उसको एक मौका मिला और उसने एक अध्यादेश जारी किया, है ना। अध्यादेश जब जारी किया, फायर डिक्री के नाम से अग्नि अध्यादेश था वो, और उसके चलते सारी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करना, आयोजन करना, कोई भी रैलियां, इन सब की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई, नागरिक अधिकारों पर। और ये जर्मन का जो बाइमर्ग संविधान था उसमें इनको बहुत महत्व प्राप्त था, बहुत बड़ी संख्या में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे ये क्रम जारी रहा और उसने सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का खत्म करना शुरू कर दिया एक तरह से, है ना, और तानाशाही शुरू कर दी।
अब जो व्यवस्था थी, जब वो लोकतंत्र के जरिए आया था, है ना, चुनाव के जरिए आया था, और धीरे धीरे उसने इन सारी संस्थाओं को खत्म करना शुरू कर दिया। और लास्ट में उसने एक और अध्यादेश जारी किया था, है ना, फायर डिक्री के बाद उसने एक और अध्यादेश जारी किया था बाद में, उससे तो सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक, और इसमें क्या कर दिया उसने, अनिश्चित काल के लिए नागरिक अधिकार खत्म कर दिए। अनिश्चित काल के लिए नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, कम्युनिस्टों को निशाना बनाया। जो उसके विरोधी थे कम्युनिस्ट, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया। और उसने बहुत बड़ी संख्या में, यानी जो एक शहर था वहां का, जिसका नाम था ड्यूसलडॉर्फ शहर था, जहां 5 लाख के करीब आबादी थी, उसमें जो फाइलें चलाई गई थी, लोगों पर जो केस दर्ज किए गए थे, उसमें 6,808 में से 1440 जो केस थे वो कम्युनिस्टों के खिलाफ थे, उनकी फाइलें थी, है ना। 1440 फाइलें किसकी थी, कम्युनिस्टों की थी, जो उसके घोर शत्रु थे, है ना, कम्युनिस्टों की थी। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में उसने कम्युनिस्टों का सफाया किया। ना केवल कम्युनिस्टों का, बल्कि उसने 52 किस्म के लोगों की अपने दमन का निशाना बनाया। लोगों को दमन का निशाना बनाया, ठीक है। और क्या किया गया, निशाना बनाया। और लास्ट में जाकर उसने एक और अध्यादेश जारी किया था, विशेषाधिकार अध्यादेश था वो 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अध्यादेश, जिसको इनेबलिंग एक्ट कहा गया, इनेबलिंग एक्ट जारी किया और पूर्ण तानाशाही स्थापित कर दी। पूर्ण तानाशाही स्थापित कर दी, ठीक है। अब क्या किया जाने लगा था, उसने इनेबलिंग एक्ट के द्वारा एक विशेषाधिकार अधिनियम जारी किया 3 मार्च 1933 को, और उसके तहत पूरी तरह से तानाशाही लगा दी। और जो पुलिस बल पहले काम कर रही थी, उसके अलावा और 2-3 तरह की उसने पुलिस लगाई, जैसे गुप्तचर पुलिस थी, है ना, अपराध नियंत्रण पुलिस थी। ऐसे 2-3 तरह के दस्ते बनाए, जिनके माध्यम से उसने कंट्रोल करना शुरू किया लोगों को, है ना। उसके हिटलर के अनुसार जो काम कर रहे थे, उनको बहुत विशेष अधिकार दे रखे थे उन पुलिस वालों को, जिसके चलते वो किसी को भी अंदर यातना, बड़े बड़े यातना गृह बनाए गए थे, जो गुप्तचर विभाग के यातना गृह थे, उनमें भेज दिया जाता था लोगों को, है ना, बिना सुनवाई गई उनको उसमें डाले रखते थे, कभी भी उनको देश निकाला दे देना, ये सब चीजें उन्होंने करनी शुरू की। तो इस प्रकार से जो हिटलर जो लोकतंत्र के जरिए आया था, वो पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था उसने जर्मनी में कर दी। अच्छा, एक चीज और हुई थी, जो रूढ़िवादी पहले विरोध करते थे इनका, उसने उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था। कम्युनिस्टों का विरोध करते थे रूढ़िवादी, इनके तो साथी थे, लेकिन वो पूरी तरह से इनके रंग में अब रंग गए थे। तो ये लोग मिलकर अब ये सब कर रहे थे, और जर्मनी में पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था जो है लागू हो गई थी। तो लोकतंत्र ध्वस्त हो गया था पूरी तरह से, और तानाशाही जो है, हिटलर शाही, उसी को कहा गया कि हिटलर हो। जब भी कुछ ऐसा होता है तो क्या करते हैं, उसको कहते हैं हिटलर शाही चल रही है, क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, आगे जो नई वीडियो लेकर आएंगे उसमें इसके आगे आपको और भी चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और कैसे जर्मनी साम्राज्य का पतन हुआ। तो नमस्ते सभी को, धन्यवाद।